और 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर का वार्ता शुरू, शांति और स्थिरता बनाने पर जोर। पाकिस्तान चीन ने बनाई बैठक से दूरी। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोपों पर नवाब मलिक का फडणवीस पर निशाना। इस संरक्षण में चला जाली नोट का धंधा। यमुना को जहरीले झाग से मुक्त करने की कोशिश। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने झाग हटाने के लिए नदी में उतारी 15 नाव। कानपुर को जल्द मिलने वाली है मेट्रो की सौगात। ट्रायल रन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। छठ महापर्व में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में घाटों पर पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आदित्य और शगुफ्ता के साथ। चलिए इनको दिखाते हैं आस्था के तमाम रंग। अदिति, आस्था के महापर्व छठ में आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना के लिए घाट पूरी तरह से तैयार हैं। नदियों से लेकर तालाबों तक छठ पूजा का माहौल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। आपके सामने देश भर के शहरों से आई हैं 8 तस्वीरें। पटना में छठ के महापर्व की रौनक देखते ही बनती है। रांची, लखनऊ, दिल्ली में धूमधाम के साथ छठ मनाया जा रहा है। अदिति, आगे बताइए। सुपौल, आसनसोल, अयोध्या और चंदौली में भी छठ की छटा देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं इन 8 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं छठ पर्व की तैयारियां और सेलिब्रेशन एक साथ सभी जगह। तो देश भर में छठ की छटा के ये अद्भुत रंग हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पूजा के रंग अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहे, ये रंग अब देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में दिखने लगा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी छठ की छटा के मामले में पीछे बिल्कुल नहीं। इस बार दिल्ली में छठ पूजा की भव्य तैयारियां की गई हैं। राजधानी के पार्कों से लेकर मैदानों में घाट बनाए गए हैं और पूजा की जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो चलिए साथ में देखते हैं कि कैसे है राजधानी दिल्ली में छठ की ये तस्वीरें। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। दिल्ली में छठ पूजा के लिए तमाम पार्कों और मैदानों में आर्टिफिशियल घाट बनकर तैयार हैं। पंडाल लग चुके हैं, सजावट हो गई है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, फिर व्रती और श्रद्धालु जमा होंगे और सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को पहला अर्घ्य देंगे। दिल्ली में भलसवा झील, चिराग दिल्ली, दशहरा ग्राउंड, जगह जगह की डीटीए ग्राउंड समेत 800 से ज्यादा छोटे बड़े पार्कों और मैदानों में पूजा के लिए इंतजाम किए गए हैं। मकसद यह है कि कहीं भी ज्यादा भीड़ जमा न हो और लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए सुविधा से छठ मना सकें। और मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी जरूरी है। हम लोग पहले से ही होर्डिंग पे या बैनर पे या जो भी हम लोग मैसेज देते हैं जिनको भी ग्रुप में, उनको बोलते हैं कि देखो जी, घाट पे आने से पहले मास्क सभी को मुंह चेहरे पे होना चाहिए और प्लस सैनिटाइजर का भी व्यवस्था की हम लोग चारों गेट पे। जो भी एंट्री करेगा उसको सैनिटाइज करना है। यमुना के किनारे पूजा पर पाबंदी है, लिहाजा पार्कों और मैदानों में भी बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए जमा होंगे। भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से डीडीएमए की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। ये श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पूरे दिल्ली शहर में अलग अलग जगहों पर व्यापक जगहों का आइडेंटिफिकेशन करते हुए उनको चिन्हित किया गया है जहां पे श्रद्धालु अपना छठ मना सकते हैं। हमारा अपील है कि कोरोना नियम का पालन करते हुए और डीडीएमए का इन गाइडलाइंस को पालन करते हुए दिल्लीवासी अपना छठ पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या बसे हुए हैं, उनके लिए छठ का ये मौका खास है। कोरोना में कमी के बाद इस बार माहौल बदला है तो सभी चाहते हैं कि इस सालाना उत्सव में कोई कसर ना रह जाए, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है, इसलिए सावधानी भी बेहद जरूरी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और पूरे देश में छठ की छटा कैसे बिखरी है, तमाम रंगारंग तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तेजश्री हैं राजधानी दिल्ली से और समर्थ हैं लखनऊ से, अमित भारद्वाज हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं तेजश्री के पास आना चाहूँगी। तेजश्री, कैसा माहौल है वहाँ पर, क्या कुछ दिखा सकती हैं हमें आज आप? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये जो छठ का त्यौहार है ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है, देश भर में इस त्यौहार की धूम है। हम लगातार पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से छठ पर्व को बिहार ही नहीं बल्कि देश के हर एक कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम जो खड़े हैं वो दिल्ली के गोंडा विधान क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो है सूर्य जब अस्त होगा शाम के वक्त, वहाँ पर पूजा की जाएगी और इसके लिए जो तैयारियाँ वो की जा रही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप विजुअल्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वो घाट है जहाँ पर महिलाएं आएंगी और इसके बाद इस घाट में उतरकर डूबते हुए सूर्य की पूजा करेंगी। आपको एक बात और बता कि खास तौर पे इस पर पानी जो है उसका खास ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा कि यमुना का पानी जो था वो पूरी तरह से साफ नहीं था, दूषित था, जिसके कारण काफी परेशानियां आ रही थी। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखा गया कि पानी पूरी तरह से साफ हो। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किया गया है कि मान लीजिए कोई अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना घटती है तो तुरंत जो है सुरक्षा बल यहाँ पर अपनी मदद पहुंचा सके। इस विधानसभा क्षेत्र के एमएलए जो हैं अजय महावर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरह की तैयारियां इस बार छठ पर्व के लिए इस क्षेत्र में की गई हैं। देखिए, हमने 6 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें डीएम हमारी गीतिका शर्मा जी, हमारे एसडीएम सारे लोग थे और हमने तय किया कि भाई क्या करें। जब सरकार ने डीडीएमए ने ये तय ही कर लिया कि हमें मनाने नहीं देना है तो संस्थाओं को भी हमने बुलाया, उनको भी विश्वास में लिया और कोशिश की। इस विधानसभा में हमने 4 पॉइंट तो यहाँ चिन्हित कराए। यहाँ पर भी कहने लगे जी ये डूब क्षेत्र है, यहाँ कैसे बनेगा। तब एसडीएम साहब को मैं लेकर आया, यहाँ पर मैंने दौरा करा करके 4 पॉइंट हमने यहाँ निर्माण कराया। MTNL ग्राउंड यमुना विहार में और कृष्णा पार्क गामड़ी रोड पर हमने इस प्रकार से 6 पॉइंट पर इस प्रकार की व्यवस्था की है। एक पॉइंट में 50 से 60 आदमी एक बार में व्रतधारी अर्घ दे सकते हैं सूर्य भगवान को। तो इस प्रकार से हालांकि लाखों हजारों लोग मेले के रूप में आते थे और हजारों व्रतधारी बहुत खूब तेजश्री के इन महाशय ने इन तैयारियों की बातचीत की और ये मुमकिन कर पाए कि वहां पर लोग पूजा कर पाए। हम आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ समर्थ भी जुड़े हुए हैं। समर्थ, आप बताइए, देश भर में जो है छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप हमें लखनऊ का बताइए कि वहां पर कैसे छठ की तैयारियां हैं, कैसे पूजा चल रही है, तीसरा दिन कैसे मनाने की व्यवस्था है? देखिए, लखनऊ में भी छठ की छटा छाई हुई है और सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से वो ये है कि सार्वजनिक अवकाश सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषित कर दिया है। छठ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुला होगा, कोई स्कूल नहीं खुला होगा, पूरा अवकाश है। मैं जहां मौजूद हूँ लक्ष्मण मेला ग्राउंड, तस्वीर अगर मैं आपको दिखानी शुरू करूं यहाँ से तो ये गोमती नदी है और ये किनारा है जहां पर अभी अभी ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, यानी कि पानी को साफ करने की कवायद। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे एक स्टील की बैरिकेडिंग लगी है, यानी कि ये जो एरिया बीच का है यहीं पर खाली स्नान करने का अलाउ करा जाएगा क्योंकि आगे नदी गहरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो नाव है उनकी संख्या भी 4 से 5 करी गई और बढ़ाई जाएंगी क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना होती है उससे उसको रोका जा सके। तैयारियां अगर मैं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रंग बिरंगी जो बेदियां हैं वो भी सजाई गई हैं। अब आपको इन बेदियों को दिखाऊंगा किस तरह से सजाई गई हैं। लोगों ने कल परसों से अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी और यहाँ पर आकर इनको लगा के रखा हुआ था। और पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको एक पंडाल दिखाई पड़ेगा जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ 6 बजे के बाद शाम को पहुंचेंगे और संबोधन भी करेंगे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे। और आप पंडाल की तरफ अगर बगल में जाएंगे, एक राउंड वाइडर व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क के भी इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी के लिए भी पूरी व्यवस्था इस पूरे एरिया में, पूरे लक्ष्मण मेला ग्राउंड में करी गई है। अभी दोपहर का समय है और 3 बजते बजते यहाँ पर भारी संख्या में लोग आने वाले हैं, महिलाएं स्पेशली यहाँ पर आने वाली हैं। 5 बज के लगभग 19 मिनट पर जो है पहला अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह 6 बज के 19 मिनट पर दूसरा अर्घ दिया जाएगा जब व्रत टूटेगा, यानी कि 36 घंटे का जो व्रत है वो अभी चल रहा है और नहाए खाए की प्रक्रिया के बाद ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारे साथ जो मौजूद है वो भोजपुरी यहाँ पर समाज के अध्यक्ष हैं और ये प्रभुनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। सर, इन्होंने पूरे इंतजाम यहाँ किया, मैं पहले बता दूं, उनसे जानूंगा क्या क्या तैयारी की गई है, लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था है। देखिए, काफ़ी कुछ तो अभी बता दिए हैं कि इसमें क्या व्यवस्था है। लगभग 36 साल हो गया हम लोग को इस लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा इसको हम लोग करते हैं और बड़ी भव्य व्यवस्था बा, हर तरीके से तैयारी बा
और सबसे खुशहाली की बात ये बा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज छठ पर छुट्टी घोषित कर दिए हैं और इसमें सार्वजनिक अवकाश है, सारे लोग बंद रहेंगे क्योंकि ये छठ को जो पूजा होता है इसमें पूरा परिवार एक हफ्ता से और 36 घंटे का निर्जल व्रत है, बड़ा कठिन त्यौहार है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और हमने कई बार इसको अनुरोध पत्र भेजा था, उसी अनुरोध पत्र पर उन्होंने इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो अन्य स्टेटों के अलावा जो देश में हमारे जो अन्य स्टेट हैं उस सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो छठ का, यहाँ तक कि बिहार से भी बेहतर व्यवस्था जो है यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ पर भी छठ पूजा होंगे वहाँ भव्य की तैयारी किया जाए, लाइटिंग की व्यवस्था किया जाए और यहाँ पर लगभग हम लोग 1.5 महीना से तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारी जिला प्रशासन, नगर निगम, सारी व्यवस्था हमारे साथ है। ये रास्ता को वन वे किया गया है कि कहीं रास्ता जाम न हो। यहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था किया गया है, थर्मल चेकिंग की व्यवस्था किया गया है, चिकित्सा कैंप लगाया गया है, फायर की गाड़ियाँ लगाई गई हैं, गोताखोर की व्यवस्था की गई है। ये पानी पूरे मैं लौटती हूँ आपके पास, समर्थ मैं लौटती हूँ आपके पास। आपको दिल्ली की तस्वीरें ही दिखाते हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे तेजश्री और समर्थ ने बताया कि वहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर की गई हैं, आप क्या कुछ दिखा सकते हैं? जी देखिए, दिल्ली में बिहार या यूपी से कुछ कम नहीं होता है छठ पूजा, क्योंकि दिल्ली की जो 70 में से 40 विधानसभाएं हैं वो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पूर्वांचली समुदाय का दबदबा है, यानी कि पूर्वांचली समुदाय बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहता है। इस वक्त मैं अपने साथी को कहूँगा कि एक बार ये पार्क का नज़ारा आपको दिखाएं। और पार्क इसलिए है क्योंकि इस बार दिल्ली में यमुना के घाटों पे छठ मनाने की मनाही है। वो डीडीएमए का ऑर्डर है, कोरोना काल चल रहा है, तो तमाम हेल्थ गाइडलाइंस को ध्यान में रख के इस बार दिल्ली में जो छठ पूजा होगी वो कुछ इस तरह से पार्कों में मनाई जाएगी और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं। इसमें साफ पानी आज सुबह डाला जा रहा है ताकि जो छठ व्रती आए उनको किसी तरह से हेल्थ और हाइजीन की समस्या ना हो। और फेस्टिवल का पूरा लुक देने के लिए अच्छे से इस पूरी जगह को सजाया गया है। और मैं कह दूं कि अभी तैयारियां जारी हैं। इनफैक्ट मेरे साथ फॉर्मर मेयर हैं ईडीएमसी के विपिन बिहारी सिंह, ये यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्हीं से समझते हैं। आज छठ पूजा है तो मैं आपसे थोड़ा भोजपुरी में ही पूछूंगा, तैयारी कैसन बा? देखिए, पहले तो आप सभी लोग के जो मीडिया के बंधु हैं और यहाँ सभी लोग छठ जो व्रत कर रहे हैं सबको मैं छठी मैया की जय बोल रहा हूँ। छठी मैया का आशीर्वाद सबके मिले। और हम ये बतावल चाहब कि छठ पर्व दिल्ली में जितने भी हमार पूर्वांचल समाज के लोग रहत बा बड़ी धूमधाम से मनावला। और हमन के ये ऐसन पर्व बा कि देखी सब लोग भगवान के पत्थल के भगवान बना हुआ के पूजला, लेकिन साक्षात सूरज भगवान के पूजल जाला। एमे 36 घंटा हमारी माई बहन भाई जो भी व्रत करलन सब व्रत रख के बिना जल के और सुबह जब अर्घ देंगे इसके बाद वो भोजन करती हैं। तो ये पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पूर्वांचल समाज के लिए है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मजबूरी में आर्टिफिशियल घाट बना करके ये कर रहे हैं, जैसा कि हमारी दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की सरकार है। एक छोटा सवाल जल्दी से आप बता दीजिए कि कोविड के मद्देनज़र क्या क्या एहतियात आप लोग इस बार बरत रहे हैं? देखिए, कोविड के लिए हम लोग जहाँ जितना भी यहाँ पर व्रतधारी हैं सबका डबल डोज वैक्सीन का लगा हुआ है। सबके पास उसका डबल डोज का मैसेज है, उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है सर्टिफिकेट है। उसी लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर व्रत करने के लिए अनुमति भी दिया है। कोई भी बिना वैक्सीन लिए हुए कोई भी व्रत करने यहाँ पर नहीं आएगा। या जो भी यहाँ पर व्यवस्था में भी जो लोग हैं सब डबल डोज वैक्सीन लिए हुए हैं, उन्हीं लोग यहाँ पर व्यवस्था में भी लगे हैं। तो हम लोग कोरोना का प्रॉपर अमित, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तेजश्री के पास चलते हैं। तेजश्री भी दिल्ली से ही हमारे साथ बने हुए हैं। तेजश्री, आप बताइए, आज तीसरा दिन, उसकी तैयारियां कैसी हैं, वहां पर कैसा माहौल है? देखिए, हम आपको सीधे घाट पे ले चलते हैं क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल घाट्स बनाए गए हैं इनका अपने आप में बहुत महत्व है। क्योंकि हमने देखा था कि जो यमुना का पानी था वो काफ़ी दूषित था और इसीलिए महिलाओं में काफ़ी समस्या थी कि पानी साफ होगा नहीं होगा, उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी खतरा था। तो यहाँ के एमएलए हमें बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं उनमें क्या खास बात है। हमने ये पूरा बड़ा पॉन्ड बनाने के बाद इसमें पहले पन्नी प्लास्टिक से कोशिश की पानी रुके, पर पानी हमने जब टैंकर का डाला तो उसमें पानी अंदर चला गया, बहुत कम पानी बचा।
तब हमें सीमेंट की लेयर बनानी पड़ी एक पतली, और उसकी पन्नी लगाने के ऊपर, तब जाकर के ये पानी अभी रुक पाया है। और हमने इसमें आपने देखा होगा कि हमने बोरों का इस्तेमाल करके, कट्टों का हमने पेड़ी भी बनाई हैं ताकि आराम से उतर सके हमारे व्रतधारी। तो 5 बजे जब महिलाएं आएंगी, तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़े होकर सूर्य डूबते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, क्या कुछ आपको लगता है कैसा माहौल होगा, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई हैं उसके लिए? पर बहुत अच्छी तैयारी की गई है। हमने सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम और मेला ठेला के लिए बना किया है ताकि यहाँ क्राउड ना हो। और जो व्रतधारी हैं उनके साथ 10-10 लोग आएंगे। हमने समितियों के माध्यम से उनको चिन्हित किया है और वो अपने छठ मैया की पूजा करने वाले, व्रत करने वाले व्रतधारियों के साथ 10-10 लोग आएंगे, कोरोना का पालन करेंगे। और आप देखिए बिल्कुल साफ पानी है और अर्घ जब देंगे तो बिल्कुल साफ पानी का अर्घ सूर्य भगवान को जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट जो है उसको बाकायदा ख्याल में रखा गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। समर्थ के पास वापस आना चाहूँगी। समर्थ, जैसे आपने भी पहले बताया कि किसी भी तरह की वहाँ घटना ना हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी का दायरा जो है बढ़ाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर क्या बताएंगे कि पहला अर्घ कितने बजे दिया जाएगा लखनऊ में? वो तैयारियां पुरजोर तरीके से हो गई हैं और पहला अर्घ शाम को 5:18 पर दिया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां करी गई हैं। इवन जो लकड़ी के बैरिकेड्स उनको भी लगा दिया गया है। जो उपाध्यक्ष जिन्होंने पूरा यहाँ पर इंतजाम देखा है भोजपुरी समाज के, वो भी मौजूद है। राम नितिन यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या क्या तैयारियां करी गई हैं? जब यहाँ पर अभी तो भीड़ नहीं है, जब भीड़ इकट्ठा होगी नंबर 1 कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या वैक्सीनेशन कोई बार लगाया गया है? ये बगल में जो है वैक्सीनेशन का है, थर्मल टेम्परेचर मीटरिंग का है। जिनको वैक्सीनेशन कराना हो तो वैक्सीनेशन की सुविधा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, समर्थ और तेजश्री, आप सभी का। हमारे साथ आपने बहुत अच्छी जो है तैयारियां शेयर की। हम बहुत उत्सुक हैं आज छठ को मनाने के लिए। चलिए, दिल्ली में सरकार ने यमुना घाटों पर छठ पूजा की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन इसे बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा बेहद ही नाखुश है। पूर्वांचल मोर्चा इसके लिए केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी यही बात विषय रखा कि ये भावना और आस्था का विषय है। आज दिल्ली के अंदर पूर्वांचल ये सबसे भारी संख्या के अंदर, अगर कोई दिल्ली के अंदर किसी राज्य से आते हैं लोग तो वो पूर्वांचल है। तो यहाँ पर उनकी भावना और आस्थाओं को जिस प्रकार से ठेस पहुँची है, तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो देखो जो हमने गाइडलाइन है कोरोना की उसको फॉलो करने के लिए सभी लोग तैयार थे। वैक्सीन के जो है डबल डोज के सर्टिफिकेट को भी लेकर सभी लोग खड़े थे, लेकिन इन्होंने किसी बात की भी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि भावना ही ये थी और मानसिकता ये थी कि पूर्वांचलियों की भावना और आस्थाओं से खिलवाड़ करना। अब देखिए, दिल्ली में छठ पूजा का रंग आपने तो देख लिया, अब आपको यूपी लिए चलते हैं। यहाँ भी नदियों तालाबों तक छठ पूजा की रौनक देखते ही बनती है। गोरखपुर, लखनऊ से लेकर नोएडा तक पूजा और अर्घ के लिए घाटों की साफ सफाई की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। गोमती नदी के किनारे छठ पर्व के पहले अर्घ के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी पक्के घाटों को साफ किया गया है और जगह जगह खूबसूरत वेदियां बनाई गई हैं। आज दोपहर बाद श्रद्धालु यहां आएंगे और भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देने की तैयारी करेंगे। माना जा रहा है कि सिर्फ लखनऊ में 10 लाख लोग छठ पूजा करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग गोमती के घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने आते हैं। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कोरोना में कमी के कारण माहौल बदला हुआ है, तो गोमती के तट पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी तैयारी की गई है, जिसमें करीब 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर बाद से कल सुबह तक 18 घंटे लगातार चलेगा। प्रातः 8 बजे जैसे सूर्योदय होगा उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन होगा। तब तक जो है लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। करीब 150 कलाकार हैं जो हमारे भोजपुरी के जो छठ के गाना गाएंगे, अपने सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तमाम फिल्मी कलाकार आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और लोगों में उत्साह है। सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक छठ पर्व की जोरदार तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में भी छठ पूजा के लिए घाटों की सफाई की गई और जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तालाबों के किनारे सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां व्रत करने वाले लोग जमा होंगे। गोरखपुर में सभी बड़े तालाबों के अलावा करीब 250 और जगहों पर आर्टिफिशियल घाट बनाकर पूजा के इंतजाम किए गए हैं।
सभी जगह सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बार हम लोगों ने सुरक्षा के मद्देनज़र जो बड़े वाले हमारे जितने भी घाट हैं, हमने वहाँ पे CCTV कैमरे भी हम लगवा रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा को कोई खतरा ना हो और हमारे जो कैंप कार्यालय है उस पर बैठकर लोग वहाँ से देखते रहें। छठ की तैयारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी की गई है। नोएडा में स्टेडियम सहित 12 जगहों पर पूजा के लिए आर्टिफिशियल तालाब और घाट बनाए गए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 7 जगहों पर तालाब बनाए गए हैं। सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और सुरक्षा का भी इंतजाम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ पर्व आस्था का महापर्व है। कहा जाता है कि सूर्य देवता 7 सफेद घोड़ों वाले रथ की सवारी करते हैं। इसी मान्यता को लेकर यूपी के चंदौली में छठ के मौके पर 7 सफेद घोड़ों को शहर भर में घुमाने की परंपरा है। घोड़े जहां जहां जाते हैं वहां महिलाएं उनकी पूजा करती हैं ताकि छठ पर्व सफल हो। देखिए परंपरा की ये अनूठी झांकी। सजे धजे सफेद घोड़ों की आरती, सूर्य देवता की जय जयकार, छठी मैया का जयकारा, हर हर महादेव का जय घोष। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में चंदौली के दीनदयाल नगर की। चंदौली में छठ पर्व के मौके पर सफेद घोड़ों की आरती उतारने और पूजा अर्चना करने की अनूठी परंपरा है। यहाँ के मानसरोवर तालाब के पास स्थित सूर्य मंदिर पर आरती और पूजा पाठ के बाद 1, 2 नहीं पूरे 7 घोड़े शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। व्रती लोग उत्साहित होती हैं, पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं और गुड़ चना खिला करके घोड़े से आशीर्वाद लेती हैं। प्रहरी के रूप में नगर भ्रमण करते हैं घोड़े और व्रती लोग अपने आप को महसूस करती हैं डाला छठ पूजा आ गया है। ये नगर में यह भ्रमण करते हैं, नगरवासी अति उत्साहित होते हैं। छठ पूजा के दौरान ये घोड़े पूरे इलाके का चक्कर लगाते हैं। जगह जगह छठ व्रत करने वाली महिलाएं इनकी पूजा करती हैं और इन्हें गुड़ चना खिलाती हैं। माना जाता है कि सूर्य देवता 7 सफेद घोड़ों की सवारी करते हैं। ऐसे में छठ करने वाली महिलाओं का विश्वास है कि इन घोड़ों की पूजा अर्चना से भगवान सूर्य खुश होंगे और छठ पूजा सफल होगी। हमारे दरवाजे पे मानसरोवर तालाब है मुगलसराय में, वहाँ से घोड़ा आया है और हम इनका स्वागत करते हैं चना गुड़ खिलाकर। ये हमारे सूरज भगवान की सवारी है, इसलिए हम लोग इनको बहुत ही मानते हैं। बहुत खुशी होता है जो आता है तो घोड़ा जब दरवाजे पर आते हैं तो बहुत खुशी होता है। और अब भाई इसलिए हम लोग ज़्यादा करते हैं कि भैया कम से कम हम लोग के परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, आस पड़ोस सुखी रहे, पूरे फैमिली नैहरे ससुरे सबके खुशहाल मांगते हैं। दीनदयाल नगर में छठ के महापर्व पर 7 घोड़ों को नगर की सैर कराने की शुरुआत 2006 में हुई थी। माना जाता है कि इन घोड़ों के पांव जहां भी पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इसी आस्था के कारण इन घोड़ों को पूरे इलाके में घुमाया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं उस गंगा माँ की जिसकी अविरल धारा सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। वक्त के साथ गंगा की निर्मलता पर प्रदूषण का ग्रहण लगा, लेकिन अब गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ी पहल भी की जा रही है। नदी को डीजल इंजन से चलने वाली बोट से निजात दिलाने की तैयारी है। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छठ के पावन अवसर पर काशी के गंगा घाटों पर भी छठ की छटा बिखरने लगी है। लोक गीतों के लिए छठी मैया को गीतांजलि दी जा रही है।
हजारों की संख्या में छठ व्रती गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की उपासना करने वाले हैं। जश्न और उल्लास के इस मौके पर मोक्षदायिनी मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की भी बड़ी पहल की जा रही है। देव दीपावली के मौके पर जब काशी के 84 घाट लाखों दियों से रोशन होंगे, मां गंगा को जहरीले धुएं और शोर से मुक्ति दिलाने के लिए करीब 500 मोटर बोट को डीजल मुक्त किया जाएगा। काशी को प्रदूषण मुक्त कराने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, वो धीरे धीरे हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस योजना की शुरुआत तभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली देव दीपावली पर काशी में क्रूज से गंगा की सैर की थी। तभी उन्होंने तय कर लिया था कि डीजल से चलने वाली बोट के जहरीले धुएं और शोर से गंगा को मुक्ति दिलाएंगे। और अब वो दिन आ गया है जब 19 नवंबर से करीब 500 मोटर बोट को सीएनजी से चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही गंगा में 100% बोट सीएनजी से चलाने की योजना है। गंगा दुनिया की पहली नदी होगी जहां इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी से बोट चलेगी। गंगा में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की भी योजना है। इससे गंगा के बीच में भी सीएनजी भरी जा सकेगी। वाराणसी में राजघाट से लेकर 80 घाट तक करीब 1700 छोटी बड़ी नावें चलती हैं। इनमें से 19 नवंबर से करीब 500 बोट सीएनजी इंजन से चलाई जाएंगी। करीब 177 बोट में अब तक सीएनजी इंजन लगाई जा चुकी है। बचे हुए मोटर बोट को देव दीपावली तक सीएनजी इंजन से चलाने का लक्ष्य है। 1700 बोट में सीएनजी इंजन लगाने पर करीब 29 करोड़ का खर्च आएगा। नाविकों के नाव में सीएनजी किट मुफ्त में लगाई जा रही है। नमामि गंगा योजना के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की तमाम कवायदें की जा रही है। गंगा टास्क फोर्स समेत गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए सरकार सभी जतन कर रही है। और अब सीएनजी से मोटर बोट चलाने पर प्रदूषण को और कम किया जा सकेगा। सीएनजी आधारित इंजन डीजल और पेट्रोल इंजन के मुकाबले 7 से 11% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करती है। सीएनजी में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के न निकलने से ही प्रदूषण कम होता है। डीजल इंजन की तेज आवाज से कंपन होता है, जिससे इंसान के साथ जलीय जीव जंतुओं पर भी बुरा असर पड़ता है और इकोसिस्टम भी खराब होता है। लेकिन अब डीजल से होने वाले दुष्प्रभावों से न सिर्फ गंगा नदी को बचाया जा सकेगा, उसकी निर्मलता और अविरलता बनी रहेगी। इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि आसपास के ऐतिहासिक धरोहरों को भी किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सकेगा। समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं गंगा शिवजी की जटाओं से निकली थी, लेकिन अब गंगोत्री से गंगा जल का कलश काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आप भी देखिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे की जयकार के साथ गंगोत्री से गंगा जल का कलश हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद वहां के रावल खुद जल का कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। गंगा जल के कलश को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर लाया गया है। यहाँ मौजूद निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने कलश का स्वागत किया। ओम भागीरथ्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। गंगा मैया कौन है? गंगा मैया विष्णु जी की पत्नी है और गंगा मैया मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज गंगा मैया का जो जल है मेरे यहाँ मंदिर में आया, हमारे अखाड़े में आया है, तो मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य की बात है। हमें सेवा का मौका मिला है। गंगा जल के कलश को यहाँ से पूरे विधि विधान के साथ पूजन के बाद काठमांडू ले जाया जाएगा। वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ का इससे अभिषेक किया जाएगा। साधु संतों के मुताबिक ये परंपरा 1700 साल से चली आ रही है। पशुपतिनाथ जी पूरे वर्ष जब तक वापस कपाट नहीं खुलेंगे, गंगोत्री का कपाट नहीं खुलेगा, वापस वर्ष पर्यंत यह जल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, तब तक इस जल से नित्य पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक होगा गंगोदक से। तो इस जैसे हिमालय का और गंगा का संबंध है और हिमालय का और शिव का संबंध है, तो उन सारे संबंधों को इसमें समाहित होते हैं। और जब भोले बाबा भंडारी के ऊपर गंगा माँ का जल पड़ता है तो वो प्रसन्न होकर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं।
गंगोत्री से पशुपतिनाथ धाम गंगा जल ले जाने की ये परंपरा सनातन धर्म से तो जुड़ी ही है। इससे भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। गंगोत्री से गंगा जल को हरिद्वार होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर ले जाने की परंपरा 3 साल से बाधित थी। इस बार फिर से इसे शुरू किया गया है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। और गंगोत्री के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की। क्यूशा गुप्ता। बिल्कुल सही कहा। देखिए, सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली खराब हवा से जूझ रही है। दिल्ली के लिए सांस लेना दूभर हो चुका है। ऐसे में अब राज्य सरकार प्रदूषण के खिलाफ एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने 5 सूत्रीय रणनीति तैयार की है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। क्या है प्रदूषण के विरुद्ध सरकार की ये रणनीति, क्या है प्लानिंग, चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली की आबोहवा स्वच्छ हो सके, शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, दिल्ली वासियों को सेहतमंद सांसें मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार अब एक नई योजना पर काम करने जा रही है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसमें सरकार के स्तर पर काम के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी शामिल है। लोगों को खुले में आग ना जलाने को लेकर जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार कैंपेन भी चलाएगी। दिल्ली में खुले में आग जलाने को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 550 लोगों की टीम बनाई गई है, जो खुले में आग जलाने की जांच के लिए पेट्रोलिंग करेगी। डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के अलावा RWA को हीटर बांटने के निर्देश भी विभागों को दिए गए हैं। एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा फेज 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अब तक एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 450 साइट्स पर उल्लंघन पाए जाने पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। इमरजेंसी मुहिम के तहत 400 से ज्यादा टैंकर्स का इस्तेमाल पानी के छिड़काव के लिए किया जाएगा। दिल्ली में पराली ना जले, इसके लिए 30 नवंबर तक 4000 एकड़ खेत में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। दीपावली के बाद दिल्ली में पटाखा जलाने से प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई है। पराली जलाने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आबोहवा और बिगड़ी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों का पराली जलाना, बड़े और भारी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, दिल्ली NCR में चल रहा भारी निर्माण कार्य और मौसम में नमी, जो वायु में प्रदूषण के कणों को फंसा लेता है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए इन सभी कारणों में पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील होते देख दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जुर्माना लगा रही है। टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पराली जलाने को रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव भी कर रही है। बावजूद इसके आबोहवा में ज्यादा सुधार न पड़ता देख दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को दूर करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीरंदाजी का ये अंदाज आपको हैरान कर देगा। ये वीडियो इस बात की मिसाल बन गया है कि काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती। इस लड़की को संतुलन बनाने में महारत हासिल है। हाथ के बल वो उल्टा खड़ी हो गई। इसके बाद पैर से तीर चलाकर सटीक निशाना लगा दिया। निशाना भी बिल्कुल लक्ष्य पर जाकर लगा और इस लड़की का ये हुनर इंटरनेट पे खूब तारीफें बटोर रहा है। इस डॉगी को देखिए, जिसको मुर्गे की सवारी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुर्गे की सवारी में उसे रफ्तार का एहसास होता है। वो मुर्गे की पीठ पर बैठा है और मुर्गे की गर्दन को जोर से पकड़ रखा है। मुर्गे को भी डॉगी की सवारी पर कोई एतराज बिल्कुल नहीं। वो पूरे इत्मीनान से डॉगी का सफ़र पूरा कर रहा है। ये दिलचस्प सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
इस वीडियो को सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की सीख अब इंसानों के साथ साथ बेजुबानों ने भी ले ली है। ये डॉगी लोगों की एक कतार में खड़ा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जब कतार में खड़े लोग एक जगह रुके रहते हैं तो डॉगी भी रुक जाता है। डॉगी की ये हरकत आसपास खड़े लोग अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। तो ये तो थी अब तक की वायरल तस्वीरें। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के पाली में पर्यावरण बचाने की एक मुहिम शुरू की गई है, वेस्ट टू बेस्ट। इस मुहिम में बच्चों को जोड़ा जा रहा है ताकि पाली जिला प्लास्टिक मुक्त हो सके। ये अनोखी कलाकृति, ये अनोखे फूल, ये सब प्लास्टिक वेस्ट से बनी हैं। और ये कारनामा किया है स्कूल के बच्चों ने। दरअसल राजस्थान के पाली में पर्यावरण को बचाने की अनोखी पहल की गई है। वेस्ट टू बेस्ट कार्यक्रम चलाया गया। स्कूल के बच्चों से कहा गया कि वो अपने आसपास जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन मिले उनको इकट्ठा कर लें और स्कूल ले आएं। जब हाईवे पर है ना, जो भी कचरा होता है ना, उसको इकट्ठा करने के लिए हमारे स्कूल की योजना चल रही है, जिसमें हम सारे बच्चे एक एक बोतल लाते हैं, जिसमें कचरा डालते हैं सारा बाहर का। कचरा डालने से सारा प्रदूषण गाया खाती है। बच्चों की इस कोशिश से जहां स्कूल के गार्डन खूबसूरत बन गए, वहीं प्रदूषण रोकने में भी सफलता मिल रही है। कि जो भी बच्चे उन्होंने सभी ने 500 बोतलों से ज़्यादा बोतलें इकट्ठी की और उनको डेकोरेट किया कलर से, रंग रंगीले, और उसी का हमारे स्कूल में एक गार्डन बनाया। पहले तो प्लास्टिक की बोतलों में पॉलिथीन भरा गया, उसके बाद उसे अलग अलग रंगों में रंगा गया और करीने से सजाया गया। इसके बाद तो स्कूल के गार्डन की तस्वीर ही बदल गई। वेस्ट टू बेस्ट कार्यक्रम में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कागज का पेन भी दिया जा रहा है। ये उन बच्चों को मिल रहा है जो इस कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से लगे हैं। ये पेन सामान्य पेन नहीं है। इसके पिछले भाग में पौधों के बीज भी रखे गए हैं ताकि बच्चे हरियाली को बढ़ा सकें। एक तरह से कागज से बना हुआ है। जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो एक पेन के प्लास्टिक को आप कम प्रयोग करते हैं। साथ ही यूज एंड थ्रो के स्थान पर यह पेन यूज एंड ग्रो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसके पीछे बीज है, जिसमें विभिन्न सब्जियों के बीज, विभिन्न फलों के बीज, विभिन्न फूलों के बीज होते हैं। तो बच्चा यूज एंड थ्रो के स्थान पर यूज एंड ग्रो कॉन्सेप्ट के आधारित पेन का प्रयोग करता है। पाली में वेस्ट टू बेस्ट कार्यक्रम 20 से ज्यादा स्कूलों में चल रहा है। बच्चे और शिक्षक खुद तो पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, आसपास के लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है पर्यावरण की रक्षा के मामले में पाली जिले की अलग भूमिका ही सामने आए। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको शानदार पहाड़ों की सैर पर लेकर चलती हूँ। दार्जिलिंग में पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद अब सैलानियों ने इस पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट का रुख कर लिया है। खुले आसमान और सर्द हवाओं के बीच में लोग सैर सपाटे का खूब आनंद ले रहे हैं। खिली हुई धूप है, खुला खुला नीला आसमान है और पहाड़ों का नजारा शानदार है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं, जहां इन दिनों सैलानियों की जमघट लगी है। देश के कोने कोने से लोग दार्जिलिंग घूमने पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इन दिनों काफी खुशनुमा हो गया है। सैलानियों को यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है। हम अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हिल स्टेशंस पर आबो हवा अच्छी रहती ही है, लेकिन दार्जिलिंग में खास बात यह है कि यहाँ इस बार सर्दी 1 महीने पहले ही शुरू हो गई। हालांकि अभी यहाँ बर्फ गिरने के आसार नहीं। सर्दी बढ़ने के कारण लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत तो है, पर गुनगुनी धूप के कारण सैलानियों को काफी मजा आ रहा है। कोरोना में कमी के कारण सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है, तो दार्जिलिंग के बाजार भी गुलजार हो गए हैं। स्थानीय कारोबारियों का कामकाज भी रफ्तार पकड़ रहा है। लंबे समय बाद ऐसा मौका आया है जब दार्जिलिंग में माहौल काफी बेहतर दिख रहा है।
लोगों की तमन्ना है कि कुदरत यूं ही मेहरबान रहे ताकि जिंदगी आसान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर भारतीय नौसेना की। एडमिरल आर हरिकुमार नए नौसेना प्रमुख होंगे। वो 30 नवंबर को दोपहर बाद नौसेना की कमान संभालेंगे। एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हरिकुमार अभी वाइस एडमिरल हैं। वो अभी पश्चिमी नेवल कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ हैं। आर हरिकुमार 39 साल से नौसेना में कार्यरत हैं। उन्होंने 1 जनवरी 1983 को नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा में कामकाज शुरू किया था। इसके बाद से अब तक लंबी सेवा में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में अब वक्त है आज के विचार का। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है कि बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। उम्मीद करते हैं लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी। आपको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग वाला मेन्यू। तब तक अपना ख्याल रखिए।